खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। समय नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में जहां बात जम्मू कश्मीर की ज़रूर हम करेंगे, वहीं पर पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बातें की गई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद रिश्वत सतानी के हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। और फिर आगे बढ़कर मुल्क की सतह पर जो सबसे बड़ी खबर CDS बिपिन रावत की कल रात देर गई सामने आई थी, उस पर क्या कुछ चल रहा है, आज दिन में क्या कुछ होने जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर क्या कुछ होगा, इस पर भी हम हमारी ख़ास नज़र रहेगी। आपको हर पल आपको अपडेट करते रहेंगे। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन का आप साथ देंगे, TV पर भी और हमारी राब्ता साइट्स पर, यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबरें आप पढ़ेंगे भी और लाइव नशरियात को बराह रास्त अपने मोबाइल पर देख भी सकते हैं। तो ज़रूर हमारी राब्ता साइटों का आप इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी आरा हम तक ज़रूर इन राब्ता साइटों के ज़रिए से पहुंचाइएगा। 9:40 का वक्त होगा जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे और आप और हम बात करेंगे बराह रास्त। आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, हुकूमत तक आपकी शिकायत तो पहुँचाने का एक सुनहरी मौका 9:40 पर आप घर बैठे कॉल करेंगे और अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जनाब, प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से फटाफट से आपको पता है कि पहले पड़ाव पर आपको क्या कुछ बताते हैं, यानी माजी के अंदर क्या कुछ आज का दिन कह चुका है उसको याद करने की ज़रूरत होती है। कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखते हैं और हर दिन इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी खबर से। और ये खबर और ये सेगमेंट आपको लेकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। सुबह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ, और मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से, माजी में आज का दिन क्यों अहम रहा है, इस पर आज के दिन वाकयात क्या रहे, जरा उस पर नजर डालते हैं। 1738 में आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर को ब्रेसिलाओ सालिसिया से यहूदियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसे आप आज पोलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ का एक छोटा सा खित्ता जहां से यहूदियों के खिलाफ लड़ाई चली थी और उन्हें बड़ी तादाद में यहां से बाहर निकाल दिया गया था। 1747 में बरतानिया और हॉलैंड ने एक फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और 1738 में जो हुआ था उस पर तनातनी बरतानिया के साथ भी थी, लेकिन बिलाखिर फौजी मुआहदे पर 1747 में दस्तखत हुए। 1762 में आज ही का दिन था जब बरतानवी पार्लियामेंट ने मुआहदा पेरिस को तस्लीम किया। पेरिस अलग से मुल्क बनेगा, इस पर आज के दिन जो प्रपोजल पहुंचा था उसको एक्सेप्ट किया गया था। 1856 में आज ही के दिन बुशेर ने बरतानवी फौज के सामने हथियार डाल दिए और लड़ाई ईरान की तरफ से लड़ी जा रही थी। आज का दिन बरतानिया के सामने जहां पर हथियार डालने पर बुशेर मजबूर हुआ था। 1931 में आज ही के दिन जापानी अफवाज ने चीन के सूबा जेहून पर हमला किया था और 1941 में आज ही के दिन चीन ने जापान के अलावा जर्मनी और इटली के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया था। दूसरी जंग अजीम में यह भी मैदान में उतरा था। साल था 1946, तारीख थी 9 दिसंबर, यानी आज का दिन दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास नई दिल्ली के आईनी हॉल में मुनक्किद हुआ था, पहली मीटिंग थी। और साल 1917 में आज ही के दिन जहां पर जनरल LNB की क़यादत में बरतानवी अफवाज ने यरूशलेम पर तकरीबन 103 साल कब्जा किया था। बाद में हालांकि ये कब्जा 15 सालों बाद छुड़ाया जरूर गया, लेकिन जनरल LNB की क़यादत में बरतानवी अफवाज ने यरूशलेम पर कब्जा 1917 में किया था। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब तारीखी पस मंज़र में गुफ्तगू और कुछ अहम तरीन वाक़ात की याद ताज़ा कर रहे थे आसिफ रशीद। अब ज़रा ख़बरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और बात सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से लगातार सवालात पूछे जा रहे हैं, तहरीरी सवालों का जवाब भी आ रहा है और 2 मेंबरों की तरफ से राज्यसभा के अंदर सवाल पूछे गए जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और कल मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से वजीर दाखिला नित्यानंद राय, जो वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय है, उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर के हालात 5 अगस्त के बाद काफ़ी हद तक बेहतर है। और जो खबरें लगातार पिछले कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से सामने आ रही थी कि एक बार फिर कश्मीरी पंडित वादी छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने हिजरत की है
उस पूरी खबर पर उन्होंने रोक लगाते हुए कहा कि मरकजी वजारत दाखिला के पास इस तरीके का कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि माइग्रेशन हुई हो, उन्हें कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की हो श्रीनगर से जम्मू की ओर। ताहम जो लोग चले गए हैं वो एक रूटीन सेट है, यानी वो एक मुलाजिम है और कभी 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू रहते हैं सर्दियों के दौरान, उस अमल का हिस्सा है, इसलिए कुछ मुलाजिमीन जरूर शिफ्ट हो गए हैं। एक तरफ से ये कहा दिया गया है और दूसरी तरफ से तहरीरी सवाल के जवाब में जो बात सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फौजी ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें भी काफी ज्यादा कामयाबी मिली है। मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि यह तो 5 अगस्त सन 2019 के फैसले का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है और पहली बार यह होगा मुल्क के रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 41,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को डिफेंड करते हुए कल नित्यानंद राय की तरफ से जो बात सामने रखी गई, जो सवाल पूछा गया था मेंबर पार्लियामेंट नारायण दास गुप्ता की तरफ से कि बताइए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्कीमों को लेकर क्या कुछ चल रहा है 5 फरवरी 2021 के बाद और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी आ रही है, उसी सवाल के जवाब में वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने राज्यसभा के अंदर सवाल का जवाब दिया और कहा कि तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी तक आ चुकी है और नए मनसूबाबंदी के तहत मजीद लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ से ये था और दूसरी तरफ से राज्यसभा के अंदर ही एक तहरीरी सवाल के जवाब में वजीर दाखिला ने मिलिटेंसी मुखालिफ एदाद-ओ-शुमार भी बयान जारी किए हैं, जिसके तहत मरकजी वजीर दाखिला ने साफ कर दिया कि 360 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद मारे गए, 360 से ज्यादा। और ये फिगर जो थी वो 5 अगस्त 2019 से लेकर नवंबर 30 2021 तक इस टाइम पीरियड को अगर आप गिनेंगे तो 360 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और इसी टाइम पीरियड के दौरान 96 सिविलियन भी अज़जान हुए हैं और 81 सिक्योरिटी के जवान भी मारे गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 5 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2021 तक जो पीरियड है इसमें 96 सिविलियन 81 सिक्योरिटी पर्सन्स भी मारे गए हैं और उसके साथ साथ ये कहा गया कि 360 से ज्यादा मिलिटेंट भी मारे गए हैं। तो ये बयान जो था ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। राज्यसभा के अंदर 3 अलग अलग मेंबरों की तरफ से सवाल पूछे गए थे और तीनों मेंबरों का सवाल का जो मतन था वो जम्मू कश्मीर था और वजीर ममलिकत की तरफ से जवाब दिया गया। अब वजीर ममलिकत की तरफ से जवाब क्यों दिया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मरकजी रियासत है, मरकजी मामलत वाली रियासत है, यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी फैसला होगा वो मरकजी वजारत दाखिला से मंजूरी से होगा और यही वजह है कि जवाब भी मरकजी वजारत दाखिला के डिप्टी मिनिस्टर की तरफ से जो है वो ऐवान के अंदर दिया गया है। जी आसिफ। चलिए, ये बात जम्मू कश्मीर के हवाले से थी, सवालात आ रहे थे और मरकजी वजीर दाखिला बराए मरकजी वजीर वजारत की जानिब से जब जवाब दिया जा रहा था तो नित्यानंद राय मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जवाब दे रहे थे और मिलिटेंसी के वाकयात में शहरियों की हलाकतें जो हुई हैं पिछले 3 सालों में वो भी आदाद-ओ-शुमार उन्होंने ऐवान के सामने रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बात जरा बिजली महकमे की भी करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों में बिजली के निजाम को दुरुस्त किया जाए इसके लिए कोशिशें मुसलसल होती रही हैं और अब स्मार्ट मीटर नस्ब करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्मार्ट मीटरों की तनसीब को तेज किया जाए, महकमे को हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में जम्मू कश्मीर के अंदर एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें महकमे की जानिब से अभी तक तय मंसूबों के तहत जिन मंसूबों को इस साल मुकम्मल किया गया है वो डिटेल चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी गई है और सारिफीन को किसी तरह की परेशानी बिजली के हवाले से न रहे इसके लिए जो इकदाम उठाने के बार बार दावे हो रहे हैं उनकी भी डिटेल रखी गई। एक तो ये कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से बिलतरतीब 33 और 44 मंसूबों को इस साल मुकम्मल किया गया है और ये मंसूबे बिजली महकमे के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक किसी भी साल में सबसे ज्यादा मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं।
اس کے علاوہ مرکزی اسکیم IPDS اور PMDP کے تحت تقریباً 3621 ٹرانسفارمرز مختلف حصوں کے اندر انسٹال کیے گئے. 864 CKM جو ہائی ٹرانسمیشن لائنز تھی وہ بچھائی گئی. اسی طریقے سے جو کل کیپیسٹی ہے, جو اضافی کیپیسٹی محکمے کی طرف سے بڑھائی گئی ہے, یعنی بجلی اگر کہیں پر کم تھی تو کیپیسٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ سبھی ایریا کے اندر بجلی کی جو تقسیم ہے اس کو بہتر کیا گیا. اس میں 12,094 میگا واٹ کا اضافہ محکمے بجلی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا. یہ بھی تفصیلات شیئر کی گئی ہیں. گاؤں کے اندر 2,854 ٹرانسفارمرز انسٹال کیے گئے, یعنی 3,500 سے زیادہ جو ٹرانسفارمرز لگے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے بقول گاؤں دیہات کے اندر سب سے زیادہ ہے, جن کی تعداد 2,800 سے زیادہ بنتی ہے. اسی طریقے سے ہائی ٹرانسمیشن لائنز پر بھی کام جن ایریاز کے اندر ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں دونوں صوبوں کے اندر دونوں سکیمز کے تحت یعنی IPDS اور PMDP کے تحت کام ہوا ہے. تیسری بڑی بات جو کارروائی اب تک ڈپارٹمنٹ نے بجلی چوری کی روکنے کے لیے کی ہے وہ دونوں صوبوں کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس میں پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ڈپارٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ اس نے 5,434 مقامات پر انسپیکشنز کی ہیں, چھاپے ماری ہیں, الگ الگ جگہوں پر کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس میں کل ملا کر 41,000 سے زیادہ کنیکشن جو کاٹے گئے جو انلیگل کنیکشنز تھے ان کو ایک ختم کیا گیا. 2,276 کنیکشنز جو ہیں جن کو ریگولائز کیا گیا, جن کے باقاعدہ جو کاغذات وغیرہ کمپلیٹ ہوئے اور لوازمات پوری ہونے کے بعد ان کے نام یہ کنیکشنز کر دیے گئے. اسی طریقے سے 44 کروڑ سے زیادہ محکمہ بجلی کی طرف سے ایک تو فیس وصولی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف جو جرمانہ عائد ہوا ہے 44 کروڑ 38 لاکھ روپے بجلی محکمے نے وصولے ہیں. چوتھی بڑی بات یہ کہ جو ڈیٹا تھا صارفین کا اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوئی ہے کہ اس کو آن لائن کیا جائے, اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. جو جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے پہلے سے کوشش دربار مئو کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی. جب دربار مئو کا فیصلہ جموں کشمیر کے متعلق آیا تھا تو تب سے یہ کام کافی زیادہ چل رہا, لیکن سب سے اہم پیش رفت جس پر کام اس وقت جاری ہے اور چیف سیکرٹری نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جو سمارٹ میٹرز کی تنصیب ہے جس پر ہنگامہ بھی ہم کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ایریاز میں احتجاج بھی ہو رہا ہے, ان سمارٹ میٹرز کو لگانے کا سلسلہ مزید تیز UT کے اندر کیا جائے, اس کو سختی سے اس پر عمل ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. یہ تو ڈیٹیل تھی کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کس طرح میں میٹنگ منعقد ہوئی, لیکن اگر ذرا گراؤنڈ زیرو کو دیکھیے, میٹر لگانے کا معاملہ یہ بہت پہلے سابقہ حکومت میں ہاتھ میں لیا گیا کہ جناب میٹر لگائیے اور بجلی کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو ایک میٹر لگایا گیا, اس کے بعد نئی حکومت آئی, کہا جناب اپنی اسمارٹ میٹر لگانے ہیں, یعنی ڈیجیٹل چھوٹے میٹر لگانے ہیں. آیا جناب دور, ہٹائے گئے میٹر, دوبارہ لگائے گئے, اور اب پری پیڈ یا اسمارٹ میٹرز کی بات آ رہی ہے جہاں پر آپ فیس اپنا جمع کریں گے, بجلی جہاں یوز کریں گے. کیا اچھا ہوتا کہ ایک سسٹم کے تحت پہلے انفراسٹرکچر یعنی جو ہماری LT اور ST لائنیں چل رہی ہیں وہ انسولیٹڈ وائرز کی طرح ہوتی, سنگل لائن میں ہوتی, کم سے کم وہاں پر لیکیج ہوتا اور کم سے کم ہوکنگ کا وہاں پر اندازہ ہوگا اگر آپ وہ انسولیٹڈ وائر جو دلی اور سبھی ریاستوں کے اندر چل رہی ہے اس کو لگاتے. اس کے بعد یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے جی, ایک کے بعد ایک میٹر بدل رہا ہے, ہر 2 سال میں میٹر بدلنے کی باتیں ہو رہی ہے. اس کی اس بار بھی کیا گارنٹی ہے کہ جس میٹر کو لگایا گیا یہی حتمی اور کل مارچ دسمبر آتے آتے یہ پتہ نہ لگے کہ جناب چونکہ یہ کام ہوا نہیں اس لیے ہم دوبارہ سے میٹرنگ کا سلسلہ شروع کریں. تو یہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں, شاید ہم سے زیادہ اس کا جواب جو ہے وہ چیف انجینئر پاور بھی دے سکتے ہیں یا ان کے جو ماتحت عملہ ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ بجلی کی آنکھ منچولی کے بیچ اعداد و شمار جاری کیے ہیں محکمہ بجلی کی طرف سے, اور جب آپ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تب آپ کو پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک قدرے بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اس پورے نظام کے اندر. لیکن گراؤنڈ زیرو یہی ہے کہ کل ہی ہم نے نئے شیڈول کا اعلان بھی اسی چینل پر آپ کے سامنے کیا تھا. یہ تو تھی جناب بات پاور ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری کی. اب ذرا بات عدالت کی بھی آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ عدالت کی طرف سے ملزمان کے لیے نوٹس جاری کر دی گئی ہے, اور جن ملزموں کے لیے نوٹس جاری کر دی گئی ہے ان میں حزب المجاہدین کے چیف سید صلاح الدین احمد بھی شامل ہے. کورٹ کی طرف سے سمن جاری کیا گیا حزب چیف سید صلاح الدین اور ان کے ساتھ آدھے درجن سے زیادہ ارکان کو. اب جن کے لیے سمن پہلے جاری کیا گیا, پہلے ذرا ان کے نام سن لیجئے گا. صلاح الدین کو سمن جاری کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ محمد شفیع شاہ, طالب لالے, اس کے ساتھ ساتھ غلام نبی خان, عمر فاروق صحرائی, منظور احمد ڈار, ظفر حسین بٹ, نذیر احمد ڈار,
अब्दुल मजीद सोफी और मुबारक शाह शामिल है, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। अब ये समन जो जारी किया गया है जी, ये किसके पस मंजर में और किस केस को लेकर किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मामला जो है वो टेरर फाइनेंसिंग का है, और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर एजेंसीज का मानना है कि उन्होंने बार्टर ट्रेड करने वाले कई लोगों के साथ राब्ता किया, पूछताछ की और उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया। बाद में जो बात सामने आई वो यही आई कि पैसा जो है वो हेर फेर हुआ है, टेरर फंडिंग हुई है और 80 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग का मामला सामने आया, जिसको लेकर फिर पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने एफआईआर दी। और फिलवक्त इस एफआईआर के तहत ही सईद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। जी आसिफ, अदालत के हवाले से बात हो रही है, तो इससे पहले भी इस पर जब दिल्ली की एक अदालत में यानी टेरर फंडिंग मामले पर समाअत हुई थी तो सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी समन जारी किया गया था, बाकी लोगों के नाम आए थे, उसको भी बरकरार रखा है। और इल्जामात यह है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में ये पैसा खर्च होना था, जो आपके सामने रकम इशफाक ने बताई, जो इस्तेमाल का इल्जाम उन पर है। और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा जब देखा गया तो उसमें डायरेक्टली हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ का भी नाम कई बार सामने आया, जो इस पूरे मामले में तहकीकात आगे बढ़ी हैं। बात जरा आप करते हैं आज के दिन के हवाले से, चूंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस दिन को मनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, प्रोग्राम्स मुख्तलिफ किए जाते हैं। चूंकि इंसदादे बदनवानी का आलमी दिन आज है, करप्शन के खिलाफ आज का दिन मनाया जाता है और इस पर प्रोग्राम, सेमिनार्स, वॉक्स होते हैं। आगे का लाएमल क्या रहेगा, हुकूमतें क्या करती हैं, मौजूदा निजाम कितना मौसर इकदाम उठाने में कामयाब रहा है करप्शन के खिलाफ, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो पता ये चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी निजाम चलाने वाले ही कुछ ऐसे अफसरान हैं जो आज के वक्त में भी इस तरह के कई इल्जामात से घिरे हैं, जो डायरेक्टली उनको करप्शन जैसे केसेस के साथ जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स कई लोगों के खिलाफ एफआईआर लगी हैं, मुकदमात का सामना है। और आलमी योम इंसदादी बदनवानी का जब दिन मनाया जा रहा है तो बदनवानी के खिलाफ 3 बरसों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई है उसमें कई लोगों को 100 से ज्यादा जिन लोगों की तादाद बनती है उन्हें प्रोसिक्यूट भी किया गया है। और 3 सालों की इस रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सीनियर ऐसे ऑफिसर हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिनकी तहकीकात सीबीआई जैसी एजेंसी कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास केसेज हैं, या फिर डिवीजन बेंच तक भी मामला पहुंच गया, यानी अदालतों तक भी जब मामला पहुंचा तो अब जाकर अदालत ने इस मामले में तमाम जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ अलग से तफसीलात तलब करनी है अदालत ने कि करप्शन में इन सारे मामलों को अब तक इंतजामिया की तरफ से या तहकीकाती एजेंसियों ने कहां तक पहुंचाया है। चलिए, सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए है, चूंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। तो पहले जरा ये जानते हैं, बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर में भी करप्शन में सुर्खियों में रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी पिछले साल हमने देखी थी जिसमें खुलासा काफी बड़ा हुआ था और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देखें जिन एजेंसियों ने ये जिम्मेदारी ली है कि करप्शन को खत्म किया जाए, उनकी कारकर्दगी को कैसे मापा जाए, यूटी के अंदर उनकी कार्रवाइयां कैसे देखी जाए ऑन ग्राउंड दोनों सूबों के अंदर। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ एजेंसीज की बात करें, कुछ देर पहले आपको स्टेट एजेंसी अलग बनी एनआईए के बाद, और इससे कबल एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस और क्राइम ब्रांच वगैरह जो है वो अमूमन इस तरह के मामला को कहीं ना कहीं देखते हैं। लेकिन इस बीच में जब जम्मू कश्मीर में आप करप्शन रेट की बात करते हैं, आज के दफ्तरों में आप किसी भी जगह पे जाइएगा तो आपको बेशतर केसेस वही हल होते दिखेंगे। म्युनिसिपैलिटी से शुरुआत कीजिएगा, रेवेन्यू और उसके बाद दीगर डिपार्टमेंट अभी भी बहुत ज्यादा बदनाम है और अच्छा नाम नहीं बना सके। हालांकि बेशतर हुकूमतों ने दावा किया अपने अपने वक्त में कि आप इसको पूरी तरह से करप्शन फ्री डिपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई महकमा नहीं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी का हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, जिनके कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत ज्यादा वक्त अफसरान साहिबान का गुजरता है। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस और बाकी डिपार्टमेंट से बीते सालों में या बरसों में मुतहरिक होकर बड़ी अहम गिरफ्तारियां की, बड़े अहम इंकशाफात किए कि एक शख्स ने पैसा दिया दूसरे शख्स को लेते वक्त ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी आपकी बात चेंज कर दी गई है। आसिफ,
जब एक केस एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आता है, जो ये कंप्लेनेंट होता है, उसके साथ 15-20 दिन में बैठा जाता है, कुछ पैसा भी दिया जाता है, कुछ ताकि वो पैसा जो है रेड हैंडेड उसको दिया जाए। लेकिन रिजल्ट जो है जब वहां पे टीम पहुंचता है, बाद में जब चालान पेश किया जाता है, कोर्ट ने आपकी बार अपना जो वर्किंग स्टाइल है या डिवीजन बेंच का जो सुनवाई का मामला है कि अब तहरीरी तौर पर पहले सबूत और शवाहिद जो है वो तहरीरी तौर पर लिखे जाते हैं। उसके बाद कहीं अगर शाहिद ने, आई विक्टिम्स ने कल की डेट में कहा कि मैं इस करप्शन केस को वापस लेना चाहता हूं, काफी ज्यादा मामलात है, तो उस वक्त उसका तहरीर करदा जवाब जो है जो उन्होंने लिखवाया होगा वो काम करेगा। यानी कुछ मॉडिफिकेशन आई है, कानून में भी तरमीमात लाई गई है, और जिसकी वजह से आज इंसदादी जो हमारा रिश्वत सतानी का दिन है उसमें कहीं ना कहीं सेमिनार, सिम्पोजियम्स और बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जाते हैं, लेकिन नतीजा उतना अभी तक हासिल नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह भी है कि देने वाला कंप्लेंट करता है, घर चला जाता है, लेने वाला गिरफ्तार किया जाता है। असल में दोनों लोग जो हैं वो इसमें बराबर इस जुर्म में मुलविस होने चाहिए थे, ताकि इस करप्शन का कहीं ना कहीं कमी का एहसास हमें हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम करप्शन की बात बता रहे हैं तो जो एदाद शुमार सरकार की तरफ से दिए गए हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। माना जा रहा कि 3 साल के दौरान 100 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे की समाअत चलाने के लिए और परमिशन जो है वो ग्रांटेड किया गया है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जब आप सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े ओहदे पर है, तो फाइल जो है वो जीएडी के पास जाती है और जीएडी जो है अप्रूवल देता है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ती है। एंटी करप्शन ब्यूरो और दीगर महकमा जात के पास जो एफआईआर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मामला क्यों आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि ये सारा मामला अदालत की नोटिस में था, ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की नोटिस में था। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है हमारा, वहां पर जब ये पीआईएल चली तो सरकार से कहा गया कि भैया डाटा दे दीजिए कि कितने हजार लोगों के खिलाफ या कितने लोगों के खिलाफ आपने चालान किया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, क्योंकि खबर ये है कि एसीबी और दीगर इदारा तो काम करना चाहता है, लेकिन जब सिविल सेक्रेटरीट की बारी आती है तो मामले जनाब ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए आप डिटेल्स दे दीजिए। और कल जब एडवोकेट जनरल डीसी राणा पूरी डिटेल्स इसमें फराहम कर रहे थे तो उसी दौरान ये बात सामने आई कि साल 2019 में 30 एफआईआर रिसीव हुए हैं जी एजेंसी की तरफ से, और उन्हें जीएडी को भेजा गया कि जनाब सैंक्शन दिया जाए, जिन 30 में से 28 केसों को प्रोसिक्यूशन करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए जो है वो इजाजत दे दी गई है, एंड दैट वाज ईयर 2019। एक केस रेफर किया गया जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि सैंक्शन देना है और उनके कमेंट्स के लिए, जो अभी भी अंडर एग्जामिनेशन है। अब आप यहां पर देखिए 28 केस तो क्लियर कर दिए, ये एक केस वाला मामला जो है ये हायर केस था, यानी आईएएस रैंक के अफसर का मामला था। आज तक इस पर फैसला नहीं हुआ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। अब आगे बढ़िए, साल 2020 में कमोबेश 39 एफआईआर जो है वो रिसीव हुए हैं और जीएडी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया है, और इन 39 में से 33 केसेस को, 33 केसों को ग्रांट किया गया, परमिशन दे दी गई है कि जनाब गो अहेड जाइए, जो भी इसमें मुलविस है कार्रवाई कीजिए। अब यहां पर कितने केस बचे जी? 33 में से 39 में से 33 आए हैं, तो जनाब यहां पर भी केसेस जो है वो रुके हुए हैं। एक केस रेफर यहां पर भी किया गया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख को, क्योंकि यह पर्टेन कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख को, और बाकी अभी मामला जो है वो जेर समाअत है। तो ये जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो जीएडी का मानना कि जनाब हम तो 50% से ज्यादा, रादर 60% से ज्यादा ग्रांट ऑफ प्रोसिक्यूशन दे रहे हैं, सैंक्शन दे रहे हैं, जितना जल्दी हमारे पास केस आते हैं उतना जल्दी से हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब डिवीजन बेंच जो चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब और जस्टिस संजय दर साहब ने इस पूरे मामले को सुना है, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अब आप एक ही रस्सी से सबको ले लेंगे, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जो है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस हो या केएस और केपीएस है, सबके लिए एक ही स्टिक्योर से देखेंगे, और नेक्स्ट हियरिंग से पहले एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो ये तो थी बात जनाब अदालत की। इसके बाद एक अच्छी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि तलबा के लिए एक अच्छी खबर है, और फिर आपको सियासी खबर भी बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला नाराज क्यों है, कोविड की वजह से अमवात हुई हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अब
सिम कार्ड निकालना या अगर आपके पास एक से ज्यादा सिम है तो फटाफट से उनका निपटारा कीजिएगा, क्योंकि सरकार उन्हें बंद करने जा रही है। पूरी खबर के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।